जय हिंद, जय संविधान साथियों। कहते हैं खबर हो ये कबर, खोदते अपने ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज का हमारा जो सेशन है, आज का हमारा जो टॉपिक है, उसको बोलते हैं वसीयत। आम नागरिकों को ये लगता है कि वसीयत बहुत ही आसान चीज़ है, जिसमें जो है जिंदा आदमी अपने जिंदा रहते हुए अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र करा देता है। लेकिन उसमें कई नियम, कई कानून और कई ऐसी कंडीशन लागू होती है जो आम आदमी को नहीं पता होती है। तो आज हम लोग इसी विषय में बात करेंगे, वसीयत किसे कहते हैं और वसीयत के कितने प्रकार होते हैं, उसमें क्या क्या ऐसे नियम लागू होते हैं जिसके तहत अगर हम वसीयत करवाएंगे तो हमारी वसीयत सही होगी। क्योंकि वसीयत करने वाला आदमी तो मर के चला गया और बाद में लड़ाई नीचे होती है जो जीवित हैं। तो इसलिए वसीयत को समझना और उसकी जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वसीयत बनाते समय उसे सबसे पहले बहुत अनिवार्य बात यह है कि उसे 3 हिस्सों में बांटना चाहिए, जिसमें पहला भाग आता है वसीयतकर्ता का नाम। और पहले भाग में ही आपके परिवार के सभी सदस्यों और वसीयतकर्ता के पास कितनी संपत्ति है उसका पूरा विवरण, और साथ में उस व्यक्ति का जिसके नाम पर वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति आधिकारिक तौर पर देना चाहता है, साथ में उत्तराधिकारी शख्स का वसीयतकर्ता से क्या संबंध है, वो उसे कितने समय से जानता है, और वसीयतकर्ता उस व्यक्ति को संपत्तियां क्यों देना चाहता है उसका विवरण, साथ में उस व्यक्ति का भी विवरण जिसे वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति नहीं देना चाहता है उसका कारण, और अन्य जरूरी जानकारियाँ। क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोगों के घर में 2, 4, 6 बच्चे भी होते हैं, लोग होते हैं, परिवार होता है अपना। तो उसमें से व्यक्ति जो है कुछ लोगों को दे के जाता है, कुछ लोगों को नहीं दे के जाता है। तो बाद में फिर झगड़े की एक स्थिति पैदा होती है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जो भी व्यक्ति वसीयत करके गया है वो जिनके नाम पे करके गया है वो क्यों कर गया है, और जिनको नहीं दे के गया है वो क्यों नहीं दे के गया है। अगर एक अच्छा वकील है तो वो इस बातों को जरूर मेंशन करेगा। अब सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि वसीयत कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा या डिफिनीशन किसे कहते हैं। मृत्यु के बाद अपनी जायदाद किसी को सौंपने का फैसला अपने जीते जी लेना वसीयत कहलाता है। वसीयत करने वाले व्यक्ति लिखित में बताता है कि मौत के बाद उसकी जायदाद का कौन सा हिस्सा किसको मिलेगा और कौन सा हिस्सा किसी को नहीं मिलेगा। इससे उस व्यक्ति के जाने के बाद धन और संपत्ति को लेकर पारिवारिक झगड़े नहीं होते हैं और बाहरी व्यक्ति द्वारा कब्जा करने का अंदेशा भी नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि कई बार ये कंडीशन होती है कि पारिवारिक झगड़ों में चलते हुए बाहरी लोग हमारी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेते हैं या उस चीज़ का लाभ उठा लेते हैं। तो इसलिए ये वसीयत की डिफिनीशन दी गई है, और बाकी इसके जो कंडीशन है वो हम आगे बात करेंगे। वसीयत बनाते समय हमको कई चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए अगर हम सही वसीयत बना रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि उसमें वसीयत हमारी कितनी प्रामाणिक है या कितनी सुरक्षित है। क्योंकि वसीयत बनाने वाला तो वसीयत बना के चला गया, लेकिन जो वहाँ लोग हैं जिनके लिए वसीयत बना के गया है उनको कितना भरोसा है कि ये वसीयत वाकई में प्रामाणिक है या नहीं है, कितना सही है या नहीं है। इस बात का भी हमको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वसीयत में सबसे पहली बात आती है पहला भाग। पहले भाग में आता है वसीयतकर्ता का नाम, जिसमें कि परिवार के सभी सदस्यों और वसीयतकर्ता के पास कितनी संपत्ति है उसका पूरा विवरण होना चाहिए। साथ में उस व्यक्ति का जिसके नाम पर वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति आधिकारिक तौर पर देना चाहता है, मतलब जो उसका उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी शख्स का वसीयतकर्ता से क्या संबंध है ये भी होना चाहिए। साथ में वो इसे कितने समय से जानता है और वसीयतकर्ता उस व्यक्ति को संपत्ति क्यों देना चाहता है इसका भी पूरा विवरण होना चाहिए। क्योंकि परिवार में कई ऐसे लोग होते हैं जो लोग इनको देना चाहते हैं और इनको नहीं देना चाहते हैं। तो दोनों लोगों का विवरण होना चाहिए। अगर आपने किसी को वसीयत दी है तो क्यों दी है उसका भी विवरण होना चाहिए। साथ में अगर आपने किसी को वसीयत नहीं दी है तो क्यों नहीं दी है इसका भी पूरा विवरण होना चाहिए। जैसे कि अगर आपके 2 बच्चे हैं, एक अच्छा है एक बुरा है। कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि पिता के सामने ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एक बेटा अच्छा है तो एक बेटा बुरा है। पिता को लगता है यार हम इसको दे के जाएं, इसको नहीं दे के जाएं। तो उसमें भी इस बात का डिटेल होना चाहिए कि आखिर हमने इस बेटे को वसीयत क्यों दी और इस बेटे को वसीयत हमने क्यों नहीं दी। क्योंकि आप तो दे के चले जाओगे लेकिन कल को जूझना किसको, उन्हीं बच्चों को है ना।
तो वसीयत ऐसी बननी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो सबके समझ में एकदम क्लियर रूप से आवे कि हमने वसीयत अगर इसको दी है तो क्यों दी है, और अगर हमने इसको वसीयत नहीं दी है तो क्यों नहीं दी है। वसीयत मतलब अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमा पूंजी जो हमने जीवन भर मेहनत किया है। तो भाई अब अपनी मेहनत हम ऐसे तो लुटा नहीं देंगे, लुटाएंगे या किसी को देंगे तो ऐसे नहीं दे देंगे। हमको लगेगा कि यार हाँ हमारी मेहनत को आगे बढ़ा सकता है तभी देंगे, तो इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों विवरण देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक सही वसीयत बनने के लिए। वसीयत में सबसे अहम और दूसरा भाग या कह लीजिए कि दूसरा पड़ाव ये आता है कि वसीयत करता इस बात का उल्लेख करे कि उसने वसीयत को अच्छी तरह से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उसे वहाँ हस्ताक्षर क्यों भी करने होंगे। तो इसलिए उसका सबसे मेन पार्ट ये आता है कि उसने जो वसीयत की है उस वसीयत को वो अच्छे से पढ़ ले, पढ़ने के बाद वो वहाँ पर हस्ताक्षर करे, क्योंकि वो भी हस्ताक्षर करेगा, साथ में उनके गवाह भी हस्ताक्षर करेंगे और ये सारी हस्ताक्षर वकील के सामने ही होंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वसीयत करता अपनी वसीयत पढ़े, पढ़ने के बाद ही खुद साइन करे और साथ में अपने गवाहों से भी साइन करावे। वसीयत का सबसे प्रमुख, अहम और लास्ट जो चरण होता है वो तीसरा चरण है, जिसमें वसीयत में शामिल होने वाले गवाहों के नाम और उनकी पूरी जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी उठा करके गवाह बना दिया और कल को आप ये सोचो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जितना जिंदा इंसान की नहीं है। उसका रीज़न ये कि वसीयत करता तो शायद वसीयत तो मतलब वो रहेगा ही नहीं, वो जीवित ही नहीं है, तो किसके ऊपर आरोप लगा पाएगा कि आपने हमारे साथ सही किया या गलत किया। इसलिए जो भी गवाह बनाइए वो अपने विश्वसनीय बनाइए, अपने भरोसेमंद बनाइए और साथ में उनकी पूरी जानकारी, उनकी पूरी डिटेल होनी ही होनी चाहिए। अब इसमें एक कंडीशन ये भी आती है, कई लोगों को ये लगता है कि हम गवाह किसको बनावें, तो उसमें क्या कंडीशन लागू होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी को भी गवाह बना लिए दे रहे हैं और कल को जो ये मान्य हो या ना हो, तो उसमें ज़्यादा कोई विशेष वो नहीं, नियम नहीं है। जो हर चीज़ों में नियम है वही आपकी वसीयत में भी नियम आता है कि आप जिसको भी गवाह बना रहे हैं, सबसे पहली बात तो उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, मतलब वो बालिग होना चाहिए, और दूसरा वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। कल को उसके ऊपर या उसके साथ कोई भी ऐसी बीमारी बिल्कुल भी ना निकले जिस वजह से आपकी विरोधी या आपकी विपक्षी पार्टी ये साबित करने के लिए बाध्य हो जाए या तैयार हो जाए या वो ऐसा कर दे कि आपका क्लाइंट 18 वर्ष से कम था या फिर वो मानसिक रूप से संकीर्ण था, विक्षुब्ध था। तो ऐसे व्यक्ति को अब अगली बात आती है कि हम इतना इम्पोर्टेंट काम करके जा रहे हैं, क्योंकि वसीयत तो ऑलरेडी मरने के बाद ही खोली जाती है, तो इस वसीयत को हम रख कहाँ सकते हैं। तो देखिए इसका कोई वैधानिक कोई रूल नहीं है, किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है, आपको किसी प्रकार से कोई बाध्य नहीं कर सकता। इस वसीयत को आप अपने वकील के पास भी रख सकते हैं, इस वसीयत को आप अपने बैंक लॉकर में भी रख सकते हैं, इस वसीयत को आप अपने गवाहों के पास भी रख सकते हैं, इस वसीयत को आप अपने मिलने जुलने या जिस पर भी आपको भरोसा है कि हमारे जाने के बाद ये वसीयत सामने आएगी और हमारे घर या हमारे बच्चों के साथ में न्याय होगा, आप ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ उसके घर पे या जहाँ पर आप चाहें वहाँ पर वसीयत रख सकते हैं। इसके लिए कोई बाउंडेशन फिलहाल नहीं है। अब बात आती है वसीयत पढ़े जाने में वकील की भूमिका। तो देखिए इसमें एक बात सबसे मेन आप समझ लीजिए कि वसीयत पढ़े जाने में वकील की फ़िलहाल कोई ऐसी भूमिका नहीं होती है। अगर मरने वाला व्यक्ति वो मर के तो चला गया, उसके बाद में अगर उनके घर वालों को कोई दिक्कत है, कोई कंडीशन है, उनको लगता है कि वकील साहब ही वसीयत पढ़ेंगे, तो वकील साहब को बुला तो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी वकील को ये मजबूर करें कि आप ही हमारी वसीयत आकर के पढ़ें। इसका सीधा सा इंटरप्रिटेशन ये है कि आप जब कभी भी आप रिश्तेदारों के सामने वसीयत पढ़ते हैं
तो वकील को आप बात पहली बात तो कर ही नहीं सकते हैं, उसमें कोई वकील का मैटर नहीं। वकील आए, आपको इच्छा है, आपकी मर्जी है तो आप वकील को बुलाइए, नहीं मर्जी है तो आप उसको बिल्कुल भी मत बुलाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी किसी रिश्तेदार के पास में वसीयत है तो आप सीधे वसीयत खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी कानूनी पक्ष या किसी स्पष्टीकरण के लिए आप वकील से संपर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रिश्तेदार जब वसीयत पढ़ते हैं तो लोगों को लगता है कि यार ये हो सकता है ये गलत पढ़ रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में आप जिस वकील ने आपकी वसीयत तैयार की है आप उससे संपर्क भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें एक लास्ट कंडीशन ये भी आती है कि लोग पूछते हैं कि वसीयत का पंजीकरण कराना अनिवार्य है या नहीं है। तो देखिए, इसमें मेन बात ये है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं। मैं वसीयत के साथ में एक नया टॉपिक जोड़ता हूँ। जैसे आप किसी को किराए में मकान देते हैं, अब आप वो मकान में क्या करते हैं कि 100 रुपये के स्टाम्प में आप किरायानामा तैयार करा लेते हैं। बाद में फिर जब आपके मकान में कब्जा होता है आप लोग कोर्ट और वकीलों के चक्कर लगाते हैं, परेशान होते हैं। उसका सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप 100 रुपये के स्टाम्प में एग्रीमेंट कराते हैं। बस मेन होता है कि आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराइए, उसमें पैसा ज़्यादा खर्चा होता है, इसलिए ना तो मकान मालिक तैयार होता है और ना किराएदार तैयार होता है। वो आपस में 100 रुपये के स्टाम्प में लिखा पढ़ी करा लेते हैं। अब बाद में जब कब्जा होता है मकान में तो लोग कहते हैं कि अरे इसने हमारे मकान में कब्जा कर लिया। तो कब्जा ऐसे नहीं कर लिया, वो आपकी वजह से ही किया गया है कब्जा। आप उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराइए। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट आप जितने साल का कराएंगे, 1, 2, 3 जितने भी साल का आप कराएंगे, मैक्सिमम 3 साल कराइए, उससे ज़्यादा 5 साल कराइए, इससे ज़्यादा कराने की जरूरत नहीं है। किराएदार, मकान मालिक कहाँ जा रहा है और किराएदार कहाँ जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी मकान मालिक बाहर हो जाता है, किराएदार कब्जा कर लेता है। उसका रीजन यही, इसीलिए वसीयत का मतलब मेन जो टॉपिक था हमारा वसीयत, तो इसीलिए वसीयत में इस बात की सलाह दी जाती है कि वसीयत का पंजीकरण करा लीजिए। पंजीकरण हो जाएगा, नोटिफाइड हो जाएगा, रजिस्ट्रार से लेके वो सरकारी कार्यालयों में आपको चला जाएगा। तो उससे क्या होता है कि आपका एक सर्टिफाइड हो जाता है कि हाँ आपने ऐसा किया, आप लीगल हैं, वैध हैं। बाकी नहीं कराते हैं तो उसका कोई बाउंडेशन नहीं है। जय हिंद, जय संविधान। दोबारा आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।